माँ के ऑपरेशन के लिए पति ने अपने बॉस से पैसे मांगे तो उसने कहा कि एक रात के लिए अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो, मैं पैसे दे दूंगा। पति ने डिवोर्स की धमकी देकर मुझे अपने बॉस के घर भेज दिया। बॉस ने मुझे भगवान की पवित्र किताब दी और कहा कि सारी रात इस किताब को बैठकर पढ़ो और सुबह पूजा पाठ करके चली जाना, पैसे मिल जाएंगे। उसने मुझे हाथ तक ना लगाया। अगले दिन घर आई तो पति बहुत खुश था, उसे पैसे मिल चुके थे। 3 दिन के बाद पति ने मुझे फिर से दोबारा भेज दिया। उस दिन भी बॉस ने ऐसे ही किया। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। अगले दिन बॉस ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, मगर उस वक्त मेरा कलेजा मुंह को आ गया था जब बॉस ने मेरे पति के सामने ही मेरे ब्लाउज के बटन को, मुझे तो अपने माता पिता की शक्ल तक याद नहीं थी, क्योंकि जब मैं 1 साल की थी उनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। तब से मुझे मेरी बुआ नहीं पाला था, उन्हें तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। बचपन से लेकर जवानी तक मैं बुआ के घर के सारे काम करती आई थी। उन्होंने तो कभी मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं था। अगर परिवार में से कोई आ जाता तो उनके सामने कुछ देर इज्जत कर लेती, मगर उनके जाने के बाद उनका व्यवहार पहले जैसा ही हो जाता। बुआ जी मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। अब जब मैं जवान हुई तो मेरी बुआ ने मुझे शादी के नाम पर बेचने पर तुली हुई थी, किसी ऐसे आदमी के हाथों जो बूढ़ा हो या फिर कोई ऐसा आदमी जो अमीर हो, पैसों के बदले मुझे खरीद कर ले जाए। बुआ ने एक मैरिज ब्यूरो से मेरी बात की। एक दिन शादी कराने वाली बुआ के घर आई और कहा, गायत्री के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। आदमी बड़े उम्र का है, खूबसूरत भी है, एक कंपनी में जॉब करता है, मगर तुम्हारी गायत्री की तस्वीर देखकर उस पर लट्टू हो चुका है। मुंह मांगी कीमत देने को तैयार भी है। बुआ ने पहली मुलाकात में ही सब कुछ तय कर लिया था। मैं उस रात बहुत रोई, अपने माँ बाप को बहुत याद किया। मुझे आज बेच दिया गया था। मैं सारी रात पूजा पाठ करती रही, अपनी समस्याओं को भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अगले ही दिन जबरदस्ती मेरी शादी उस सुखबीर के साथ कर दी गई। उसके साथ भेज दिया गया। बुआ ने सर पर हाथ भी न रखा और बुआ ने मुझे आशीर्वाद भी ना दी। मैं चुपचाप सुखबीर के साथ उसके घर आ गई। जब मैं उसके घर पहुंची तो दरवाजे पर 3 औरतें पहले से ही खड़ी थी। सुखबीर ने बताया, ये मेरी बहनें हैं। उन लोगों ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। किसी को मेरा बोलना भी अच्छा नहीं लगा था। सुबह सुबह उसकी बहन ने मुझे उठाया, उठो नाश्ता बनाओ, आज से सारा घर तुम्हें संभालना है। मैं चुपचाप वहाँ काम करना शुरू कर दिया। शाम को बुआ जी का फोन आया तो मैंने सुना, मेरा पति मेरी बुआ जी से कह रहे थे, तुम्हारे पैसे मैं कल भेज दूंगा। मैंने आंखें बंद कर ली। सौदा पूरा हो चुका था, अब मैं उनका माल थी। दरवाजा बंद होते ही मुझे अंदाजा हो गया था। जिस घर को मैं किरण समझ रही थी वह बस एक और कैद खाना था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले बुआ जी के इशारों पर नाचती थी, अब सुखीर के माँ बहनें थी और उन सबके चेहरों पर लिखा था कि वो मुझसे क्या चाहती हैं। पहला दिन चुप से बीत गया। वह कमरा जिसमें मुझे ठहराया गया था, वहाँ खिड़की से बाहर का मंजर बस एक दीवार था। शाम को सुखबीर आए। उनकी आंखों में न मोहब्बत थी न कोई ऐसी चीज, बस थके हुए लग रहे थे। मुझे देखकर बोले, कोई समस्या तो नहीं हुई? मैंने सर हिला दिया, नहीं, घर बहुत छोटा है, वक्त के साथ आदत हो जाएगी, उन्होंने कहा और दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। वह मुझसे बात करने नहीं आए थे, बस यूं ही हाल चाल पूछना था। उसने अपना काम पूरा किया और सो गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। नंद की आवाज आई थी, उठो नाश्ता बनाना है, सास की दवाई भी देनी है, बर्तन भी धोने हैं। मैं नींद की हालत में उठी, जल्दी जल्दी से बाथरूम गई, नहाया धोया, दुपट्टा लिया और बाहर निकल आई। नाश्ता बनाने की आदत थी, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। चीजें रखने का ढंग अलग था। सास के पसंद नापसंद हर चीज में गलती निकालती रही। सास रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में लाठी, चेहरे पर गुस्सा। कौन सा दहेज लेकर आई हो, खाली हाथ आई हो, अब कम से कम काम तो ठीक करो। मैंने झुके हुए सर के साथ बर्तन धोए और दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन वो मौका खुद ही ढूंढ लेते थे। शाम को सब खाने के लिए बैठे तो मैं चुपचाप सबके आगे रोटियां रखी। सास ने एक निवाला खाकर नाक भौं चढ़ाया, नमक ज्यादा है क्या, तुमने कभी घर में खाना नहीं बनाया? सुखवीर चुप बैठे रहे। वे अक्सर सबके सामने कुछ नहीं बोलते थे। मैं उन्हें देखती रहती, शायद वो मेरी तरफ से कुछ बोले, लेकिन वे नजरें चुरा लेते। रात को जब सब अपने कमरे में जा चुके थे तो सुखबीर मेरे पास आए। मुझे पता है सब तुम्हें बहुत कुछ गलत कहते हैं, पता नहीं ये समय मेरा कब खत्म होगा। मेरे मुंह से निकल गया। वे चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मेरी माँ बीमार है, बहनें जवान हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, बस थोड़ा सा वक्त और दो। मैं जानती थी वक्त नहीं बदलेगा, ये सब ऐसे ही रहेगा।
अगले दिन सास ने मुझे बाजार भेजा। आलू प्याज सब लेकर आना था। वापसी पर दवा भी लानी थी। पैसे बचाकर खर्च करना। हम कोई अमीर नहीं हैं। बाजार जाना तो कुछ देर की आज़ादी जैसा लग रहा था, मगर वापस आते ही वही रोना धोना ताना। इतना खर्चा क्यों कर दिया? छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं संभाल सकती। मैंने हिसाब दिया, सब्जी का थैला दिखाया, लेकिन कोई फर्क न पड़ा। वक्त बीतने लगा, दिन, हफ्ते, महीनों। अब तो घर का हर कोना जान गई थी, हर आवाज़ का मतलब समझ गई थी। कब सास ताना देगी, कब गालियाँ सुनाएगी, कब नंदे शिकायतें करेंगी, सब समझ में आने लगा था। मैं कभी कभी सोचती, अगर मैं सच में इस घर की बहू थी तो क्या इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं था और ना ही मुझे कोई आशीर्वाद दिया गया था? ये सब मेरा हिस्सा नहीं था। कमरे में एक अलमारी थी जिसके खाने में मेरी वो गुड़िया रखी हुई थी। बचपन में टूट गई थी। मैं कभी कभार उसे देखते और सोचती कि शायद वह भी मुझ पर हंसती होगी, क्योंकि कैद खाना बदल गया था मगर नेचर वही था। सिर्फ शक्ल बदली थी। सुखवीर की चुप्पी, सास का गुस्सा, नंदों के तेवर, सब मिलकर मेरी हर सांसों को भारी बना चुके थे। लेकिन मुझे अभी और जीना था, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वह दिन मामूली की तरह ही शुरू होता था। नाश्ता बनाना, झाड़ू देना, पानी भरना और फिर बर्तनों का ढेर साफ करना। सब कुछ वैसा ही तो था जैसा हर दिन होता आया था। लेकिन दोपहर होते ही सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बैठे बैठे कांपने लगी। हाथों से चाय का कप गिरा और चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया। नंद की आवाज गूंजने लगी, मम्मी को क्या हो गया? कोई दवा दो, जल्दी कुछ करो। मैं किचन से दौड़ कर आई, पर वो बेहोश पड़ी थी और सुखवीर जा चुके थे। मैंने एक पल खराब किए बिना बाहर निकलकर रिक्शा ढूंढने लगी। नंद भी साथ थी और हम सास को लेकर अस्पताल गए। मुझे अंदाजा हुआ कि इस घर में अगर कुछ सच में कीमती था तो वो सास थी। हर एक की सांसें जैसे रुक गई थी, क्योंकि उनके बीमार पड़ते ही घर का सारा काम ही लड़खड़ा गया था। डॉक्टर ने सास का चेकअप किया, कुछ टेस्ट लिखे, जल्दी उन्हें एडमिट करवा लो। लेकिन अस्पताल में भर्ती के लिए पैसे नहीं थे। मैंने सुखबीर को फ़ोन किया, मम्मी की हालत ख़राब है, अस्पताल में पैसे लगेंगे। सुखबीर की आवाज़ थकी हुई थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, कुछ करता हूँ। थोड़ी देर में ही वो पहुँच गए थे। चेहरे पर फिक्र दिखाई दे रही थी, लेकिन हाथ खाली थे। सुखबीर जहाँ चौकीदारी करता था वहाँ तो उसे लोन मिलने की भी उम्मीद न थी। हम माँ को वापस घर लाए थे। दवाई चलती रही, मगर सास की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। नंदे परेशान थी, उनकी आवाज़ रुंध गई थी। मम्मी को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? सुखबीर एक रात मेरे पास बैठे, मेज पर उनके लिए चाय रखी थी। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, भगवान की कृपा है तुम साथ हो। मैंने कहा ये मेरा फर्ज था। उन्होंने सर झुका लिया। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी माँ को बचा लेता। कुछ दिन के बाद सास चल बसी। घर का माहौल बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन कुछ दिन के चुप्पी के बाद, सास के जाने के बाद नंदों की नज़रें बदल गई। जहाँ पहले वह अपनी माँ के साए में चुप से बातें करती थी, अब वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। सुखबीर का व्यवहार भी बदलने लगा था। पहले वह चुप रहते थे, अब अक्सर गुस्से में होते थे। एक रात उन्होंने चाय की प्याली जोर से मेज पर पटक दी। अब सब कुछ मेरे सर पर ही आ गया है, खर्च सब कुछ। उनकी बात सुनती रही। तुम्हें क्या मालूम कितनी मुश्किल होती है, ये सब तुम्हारे बस का नहीं। उनकी आवाज़ तेज होने लगी। मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? वो हंस पड़े। तुम क्या कर सकती हो? पढ़ाई तुमने की नहीं, नौकरी तुम्हें मिलेगी नहीं, बस एक चीज़ है। उनके चेहरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। क्या मतलब? मैंने धीरे से पूछा। रहने दो। उन्होंने चाय का आखिरी घूंट कर लिया और कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने बिना कोई बात घुमाए सीधी बात की। मुझसे कहा, कल तुम्हें मेरे ऑफिस में मेरे साथ चलना होगा, बॉस से मिलवाना है, वह कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, तुम तैयार रहना, जैसे किसी दावत में जाना हो। अच्छे कपड़े पहनना। मुझे कुछ समझ ही ना आया, लेकिन मैं चुप हो गई। अगली सुबह मुझे बाजार ले गए, एक सूट खरीदा। कहा, इस सूट को पहन लेना, बस साफ सुथरा रहना। शाम को जब घर लौटे तो नंदे हैरान थी। क्या हुआ, बाजार क्यों गई थी? मैंने कोई जवाब ना दिया। अगली रात सुखबीर ने मुझे फिर याद दिलाया, कल तैयार रहना, हमारा वक्त बदल सकता है। तुम थोड़ी सी हिम्मत करोगी तो सब कुछ बदल जाएगा। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था। सुखबीर मुझे लेकर दफ्तर के बाहर बाइक से उतरा। ये वक्त शाम का था। मौसम में हल्की सी गर्माहट थी, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। मैंने पूछा कि मुझे किससे मिलना है यहाँ? वे सीधे सामने देखते हुए बोले, वो बॉस हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें देखना चाहते हैं। आखिर उनका बॉस मुझे क्यों देखना चाहता है, वह भी शाम को? मेरे अंदर अब बहुत कुछ टूट चुका था। मुझे पता चल गया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे कदम थम गए। सुखबीर ने चेहरा मेरी तरफ मोड़कर कहा, बॉस को तुम्हारी ज़रूरत है, ये बातें बाद में करना, तुम्हारे जाने से मेरा फ़ायदा है, तरक्की हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है।
उसने ये सब बातें गुस्से में कहा था। तुम्हें कोई समस्या है? एक मुलाकात ही तो करनी है, मुझे पसंद नहीं ये सब। उसने मेरी बात काट दी। नखरे मत दिखाओ, नहीं तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगी। वापस बुआ जी के घर जाओगी। तुम भूल गई हो उन्होंने तुम्हें कैसे बेचा था। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। मैंने तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती की वजह से खरीदा भी था। अब तुम मेरे थोड़े से काम नहीं आ सकती। वह आगे बढ़ गया। मुझे पीछे छोड़कर वह रात बिना कुछ कहे बिताया था। मैं जब बॉस के ऑफिस के अंदर गई तो कोई नहीं था। एक नौकर ने आकर कहा, आप यहीं बैठ जाइए, आपका काम होगा तो बुला लिया जाएगा। मेरे हाथ में उसने एक पवित्र किताब थमाई और कहा, तुम यहाँ बैठकर इसे पढ़ सकती हो। और मेरे सामने उसने खाने की चीजें रखी और वापस चला गया। किताब पढ़ती रही। मुझे बहुत सुकून मिला। सुबह हुई तो सामने ही मंदिर था। मैं पूजा करने लगी और फिर वापस घर आई तो नंदे अपनी जगह खुश थी, जैसे कुछ अच्छा होने वाला हो। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, मैंने कुछ बताया भी नहीं। अगले दिन सुखबीर देर से आया। कपड़े बदले, चाय ली और धीरे से बोला, कल रात बॉस ने मुझे कहा कि अगर तुम उनसे मिलती रहोगी तो वो मेरी प्रमोशन कर देंगे। महीने 2 महीने में नया फ्लैट भी हो सकता है। मैंने उसे घूर कर देखा। तुम पागल हो चुके हो? तुम चाहते हो मैं अपनी इज्जत किसी के कदमों में रख दूं सिर्फ तुम्हारे प्रार्थना के लिए? उसने चाय का कप मेज पर पटक दिया। हाँ, क्योंकि तुम्हारी इज्जत ने हमें अब तक दिया ही क्या है। तुम खाली हाथ आई थी। ना दहेज था, ना पैसा था, ना कोई संबंध। मेरे पैसे और खर्च हो गए थे इस घर में लाने के लिए। अगर तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे बदन से कुछ मुझे फायदा उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं तुम पर खर्च किए हैं। उसकी बातें सुनकर तो मेरे दिल पर जैसे किसी ने छुरा घोंपा हो। मैं चुप रही। आंखों में सिर्फ एक सवाल था, ये वही सुखवीर है जिसने कभी मेरे सामने हमदर्दी से बात की थी। वह सोफे से उठा। सोच लो, कल रात तैयार रहना, कपड़े पहन लो, अच्छा सा मेकअप कर लो, अब हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। सुखबीर प्लीज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। वह पलट कर बोला, पत्नी हो इसलिए तो साथ मांग रहा हूँ, वरना डिवोर्स तैयार है और तुम्हारा रास्ता भी तुम्हारे बुआ के घर छोड़ाऊंगा। फिर वही बर्तन, वही झाड़ू, वही गलिया। मैंने सारी रात जागकर बिताए। आंखें बंद किया तो बुआ का वो घर नजरों के सामने तैरने लगा। वो तेज आवाज, चूड़ियां, हर दिन का मार। दूसरी तरफ सुखबीर था जो मेरी इज्जत को कीमत में तोल रहा था। अगली शाम उसने एक नया सूट मेरे हाथ में लाकर पकड़ा दिया। पहनो, तैयार रहो, जितनी अच्छी लगोगी उतना ही फायदा होगा। मैंने वो कपड़ा पहन लिया। कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखा, कुछ देर नजरें झुकाई, फिर खुद से कहा, मैं अब सिर्फ चेहरा हूँ। सुखबीर दरवाजा बजाने लगा। चलो, देर हो रही है। मैं तैयार हो गई, वैसे जैसे कोई फैसला ना हो, जैसे मैं कोई पुतला हूँ, इशारों पर हिलती हूँ। शाम को वहाँ पहुंची। आज भी फिर ऐसा ही हुआ। आखिर मैंने कभी बॉस को देखा भी नहीं था। ये सब क्या चल रहा था मुझे कुछ मालूम नहीं था। सुखबीर रोज के हिसाब से बाइक पर बिठाता। रास्ते भर न कोई बात की, न कोई नजर मिलाया, जैसे मैं कोई सामान हूँ, उसे दूसरी जगह पर छोड़ना बहुत जरूरी है। हम जब गेट पर पहुंचे तो सुखबीर ने बाइक रोकी और फिर आंगन तक मुझे ले गया। एक बार फिर वही नौकरानी, वही शब्द, अपनी पत्नी यहीं छोड़ दो। मैं अंदर दाखिल हुई। वो पल था जो मेरी जिंदगी का मुंह मोड़ने वाला था। सोफे पर बैठा आदमी मेरी तरफ पीठ किए फोन पर बात कर रहा था। बॉस जैसे ही मुड़ा, मेरी सांसें रुक गई। सामने जो था, मेरा पड़ोसी, बचपन में मुझे कहानी सुनाया करता था, वही जो घर की दीवारों पर मेरा नाम लिखता था और फिर अचानक किसी दिन बाहर विदेश चला गया था। उसके बाद कभी पलटकर नहीं आया था। शायद आया था, मगर मेरी किस्मत में दोबारा दुख ही लिखे गए थे। राजन, मेरे मुंह से यही शब्द निकला। मैं उठकर आया, जैसे वो पहले ही जानता हो मैं आने वाली हूँ। गायत्री, आखिर तुम खुद आ गई हो। मेरे कदम जम गए। आवाज वही थी। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा। तुम वो सोफे पर बैठा और एक गहरी सांस ली। हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हें कभी बचाना चाहता था, लेकिन वक्त से हार गया था। मैं चुप रही, सिर्फ देखती रही और बोला, तुम्हें याद है बचपन में जब तुम बुआ की मार से डर कर मेरे घर में छुप जाती थी? मैं तुम्हें चॉकलेट देता था। मैंने नजरें झुका ली। ये सब क्यों हो रहा है? ये खेल क्यों खेला जा रहा है? राजन ने धीरे से कहा। मैं जब वापस आया तो सुना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। फिर तुम्हें एक दिन अस्पताल में देखा था और तुम्हारे पति ने मुझे दिखाया था। उसने खुद तुम्हारे बारे में बातचीत की। मैंने बड़ी आश्चर्य से उसे देखा। राजन की आवाज में नफरत थी। हाँ, वह तुम्हारी खूबसूरती के तारीफों के पुल बांध रहा था। मैंने उसे आजमाने के लिए कहा, अगर मैं तुमसे एक रात की मुलाकात मांगू तो वह जल्दी मान गया। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने फैसला किया, तुम्हें अब उन बेचने वालों के बीच नहीं रहने दूंगा। मैंने सुखबीर को ये खेल खेलने दिया जिसकी उम्मीद वह कर रहा था, लेकिन तुम्हें छूना दूर की बात थी। मैं तुम्हारे सामने ना आया क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूं।
मैंने बेकाबू होकर कहा, वो पैसे वह सिर्फ उसकी हवस को मिटाने के लिए थे, ताकि वो यही समझे कि यहाँ सब कुछ हो रहा है और तुम्हें यहाँ पर बार बार भेजे। लेकिन असल में तुम्हें सुखवीर से आज़ाद करने की तैयारी में लगा हुआ था। मैं चुप से खड़ी रही, आंखों में सवाल लिए। मेरी धड़कनें तेज थी। पर अब तुम क्या चाहती हो? राजन की आंखों में वही नमी थी जो बचपन में हुआ करती थी। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अभी भी कठपुतली हूँ? यही वक्त है, डरो मत। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। सुखवीर वहाँ खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था क्योंकि आज मैं उसे बिना बताए यहाँ आ गई थी। मैं रोज रोज इस खेल से थक चुकी थी। मैं सच्चाई जानना चाहती थी, आखिर बॉस है कौन? मैं बोला, तुम यहाँ। राजन उठा और कहने लगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। सुखवीर ने मुझे देखा, तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से जवाब दिया, इज्जत? वह तो तुम पहले ही बेच चुके थे। सुखबीर की जुबान बंद हो गई। वह मुड़ा और चुपचाप बाहर निकल गया। राजन ने दरवाजा बंद किया और बोला, अब तुम्हें वो फैसला करना है जो हमेशा तुमसे छीन लिया गया था। अब ये जिंदगी तुम्हारी है। मैंने पहली बार सर उठाकर कहा कि आज पहली बार लग रहा है मैं बोल सकती हूँ। राजन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तो बोलो, चुप क्यों हो? अब तुम कठपुतली नहीं। दरवाजा बंद हो चुका था। राजन मेरे सामने बैठा था। सुखबीर कमरे से जा चुका था। कुछ पलों के लिए चुप्पी छाई थी। मेरे हाथों में सर्दी उतरने लगी थी, जैसे कमरे की हवा एक जगह ठहर गई हो। उसने मेज पर रखी एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। ये सुखबीर की नौकरी की फाइल है। मैंने जब कंपनी खरीदी वो पहले से ही यहाँ चौकीदारी का काम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें मेरे सामने हमेशा किसी लालच की तलाश में रही। मैंने फाइल खोली, कागज पढ़े, लेकिन उनमें कई नोट थे। उनमें मेरी शक्ल, मेरे बारे में सुखबीर के शब्द लिखे थे। राजन बोला, उस दिन जब तुम पहली बार मेरे ऑफिस में बैठी थी, मैंने तुम्हें देख लिया था। पहचानने में थोड़ी देरी लगी और उस वक्त मैंने सुखबीर को बुलाया और जानबूझकर ये सब बातें की, मैं देख सकूं वह क्या करेगा। मेरे अंदर एक कपकपी दौड़ गई थी। उसने जल्दी मान लिया। मैंने सांस रोक ली। सामने बैठा आदमी जिसे मैं बरसों से भूल चुकी थी, वो मेरा बचपन का दोस्त निकला और जिसके साथ जिंदगी बिता रही थी वही कीमत लगा रहा था। राजन ने कहा, मैं चाहता था तुम्हें खुद फैसला करने का मौका मिले, इसलिए मैंने तुम्हें आने दिया, बैठने दिया, कुछ न कहा। हर बार जब तुम वापस गई मैंने देखा तुम्हारी चुप्पी बढ़ती जा रही थी, लेकिन तुम नोट नहीं कर पा रही थी। आखिर तुम्हारे अंदर सच्चाई जानने की इच्छा जागी और आज तुम यहाँ पहुँच गई हो। यही तो मैं चाहता था। मैंने पूछा, और वो पैसे? यही चाल थी जिसे सुखबीर को यकीन दिलाया था कि वह जो चाहता है वो हो रहा है। वह तुम्हारे शरीर को बेचना चाहता था ताकि मैं उसकी असलियत जान सकूं। मैंने फाइल बंद की और धीरे से कहा, क्या तुम जानते थे वो मुझे दोबारा बेचेगा? हाँ, इसलिए मैंने सिक्योरिटी कैमरे बंद रखे थे। नौकरों को कहा कि वह तुमसे कोई सवाल ना करें। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम कब अपनी मर्जी से सच ढूंढने आओगी। मैंने सर झुका लिया। मुझे लगा था मैं सिर्फ जिस्म हूँ जिसे हर तरफ से धकेला जा रहा है। लेकिन अब राजन ने मेरी बात काट कर कहा, अब तुम खुद अपने लिए फैसला ले सकती हो। सुखबीर का नामो निशान इस वक्त खत्म हो चुका है। उसने मेज पर पड़ी एक फाइल उठाई और फोन उठाया। मैनेजर को कॉल की, सुखबीर की नौकरी खत्म कर दी जाए, लेटर तैयार करो और गेट पर उसका दाखिला बंद किया जाए। फिर मुझे देखकर बोला, किसी का इतना जुल्म बर्दाश्त करना भी जुल्म होता है और चुप से सहन करना भी और ज्यादा जुल्म होता है। मैंने उठकर खिड़की से बाहर देखा। नीचे आंगन में सुखबीर किसी से बहस कर रहा था। अचानक 2 सिक्योरिटी गार्ड उसके पास गए और उसके हाथ से वो फाइल लिया। वह जोर जोर से कुछ कह रहा था, शायद अंदर आने की परमिशन मांग रहा था। फिर उसने नजरें उठाकर खिड़की की तरफ देखा। मैं वहीं खड़ी थी और वो पल ठहर गया। हमारे बीच शीशे की दीवार थी, लेकिन असल दीवार तो वो पहले ही शुरू हो चुकी थी, जो वर्षों से खड़ी थी। राजन ने पर्दा हटाया। सुखबीर ने आंखें झुका ली, फिर पीछे हट गया। गेट उसके पीछे बंद हुआ और मेरे दिल पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। अब राजन मेरी तरफ आया। अब तुम वापस कहीं नहीं जाओगी। तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें फैसला करना होगा। मैंने गहरी सांस ली। बरसों के फैसले चुप से स्वीकार किया। अब बारी अपनी मर्जी का था। फैसला भी तो करके देख लूं। राजन ने हल्के से मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। मैंने कुर्सी से दुपट्टा उठाया, अपने सिरे पर रखा और कहा, अब मुझे कोई बोझ नहीं लग रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आगे क्या करना है। राजन ने बोला, आगे तुम्हें सिर्फ अपनी मर्जी से जीना है। जो तुमसे छीन लिया गया था वह सब लौटाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी हिफाजत तुम्हारी होगी। वक्त ने धीरे से बात की। अब खेल का मोड़ बदल चुका था। अब सबके चेहरे खुल चुके थे। अब मैं किसी के इशारों पर चलने वाली
कठपुतली नहीं थी। राजन ने मुझे गाड़ी में बिठाया। शीशे से बाहर शहर की रोशनी फैल रही थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी चुप्पी थी। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में वो पल ठहर गए थे जब सुखबीर से सब कुछ छीन लिया गया था। वह गुरूर, वह घमंड, वह ताकत जो मेरे जिस्म की कीमत लगाता था। हम एक अच्छे इलाके में दाखिल हो रहे थे। राजन ने कहा, बुआ के घर चलना है या तुम चाहो तो मेरे घर चलो, कुछ दिन वहीं पर रहो, फिर जो फैसला हो वह तुम करो। मैं कुछ पल चुपके से उसे देखा, फिर बोली, बुआ के घर जाना ना सुखबीर के घर जाना, अब मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा सच है। राजन ने चुप से गाड़ी मोड़ ली, एक छोटे से साफ सुथरे बंगले के बाहर रोकी। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत ने मेरा स्वागत किया। साहब कौन है? ये मेरी जिम्मेदारी है। राजन ने जो जवाब दिया वह इज्जत से भरी थी। उस औरत ने मेरे सर पर हाथ रखा, बोली, बेटी तुम ठीक से आई हो ना? अंदर कमरे में मुझे बुलाया गया। बिल्कुल सादा कमरा, साफ सुथरा। राजन आंगन में बैठ गया और मैं शीशे के पास उसे देखती रही। एक पल को भी बेचैनी नहीं थी, जैसे सब कुछ वहीं का वहीं है। अब बस मेरी मर्जी का दरवाजा खुलना बाकी था। कुछ देर बाद वह दरवाजे पर आया था। तैयार हो, चलो कुछ खा लो। मैंने दरवाजा खोला। पहली बार दिल से कहा, मुझे भूख है। राजन हंसा, यही तो सुनना चाहता था। मेरे साथ ही खाने की मेज पर बैठा था। तुम चाहो तो डिवोर्स के कागज में खुद साइन कर दूंगा। कानून हमारे साथ है और मैं भी। मैंने कहा, डिवोर्स तो हो गई। जिसने मेरी इज्जत को सिर्फ फायदा समझा। सुखबीर ने हाँ में सिर हिलाया। इस बार फैसला तुम करोगी, कोई और नहीं। मैंने पहला निवाला लिया। बरसों बाद लगा जैसे पेट भरकर खाना खाया है। इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होती, कभी कभी ऐसे इंसान के सूरत में सामने आती है जिसने तुम्हारी चुप्पी को आवाज दी। रात हुई। कमरे की खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। राजन आंगन में ही बैठा हुआ था, शायद इंतजार में था। दरवाजे की तरफ देखा और सोचा, ये जिंदगी अब शायद मेरे अपने काबू में है और यही मेरा पहला इंसाफ था। सुबह जैसे एक नए पन्ने की तरह आई थी। कमरे में रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे पहले से कुछ और रोशन हो चुका था। मैंने चादर ओढ़ी और दरवाजा खोला। राजन को आंगन में बैठे पाया। वह एक फाइल पढ़ रहा था। मैंने कहा, क्या हम आज वकील से मिल सकते हैं? उसने सर उठाए बिना हैरानी से बोला, बिल्कुल, पहले ही अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ। तुम जब चाहो हम चलते हैं। गाड़ी में जाते हुए हमारी ज्यादा बात ना हुई। रास्ते में मैंने अपनी उंगलियों के नाखून देखती रही, जिस पर वक्त के साथ ना कोई रंग बचा था ना कोई रोशनी। दफ्तर पहुंचकर वकील ने कागज मांगा। हमने कागज दिया। राजन ने सब कुछ संभाला, लेकिन मेरी इजाजत के बिना एक शब्द नहीं कहा। वकील साहब ने कहा, गायत्री तुम क्या सुखबीर की पत्नी हो? मैंने कहा, नहीं, वो मेरा बुरा सपना था जिसे मैं भूलना चाहती हूँ और आज मैं इस सपने को अपने नाम के साथ हटाना चाहती हूँ। मैं अब जीना चाहती हूँ। वकील ने और कुछ न पूछा, चुप से पेपर साइन किए। राजन ने धीरे से मुस्कुराया और वकील कलम घुमाते हुए साइन की जगह दिखा दी। मैंने कलम उठाया और बिना डरे साइन कर दिए। वह सब लिखा जा चुका था जो बरसों दिल पर पत्थर की तरह रखा था। वकील ने फाइल बंद की। अब सिर्फ नोटिस की देरी रह गई थी। कुछ दिनों में कानूनी तौर से तुम्हारा डिवोर्स भी हो जाएगा। मैं चुप थी। मैंने पूछा, क्या ये सब बुआ को बताना चाहिए? राजन ने कहा, बताना क्या है, लेकिन इस बार वह सुनेंगी भी, समझेंगी भी। तुम्हें और ज्यादा उनके तरस पर नहीं छोड़ा जाएगा। शाम को हम बुआ के दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजा खुला तो उन्होंने हमें एक पल के लिए हैरानी से देखा, फिर अंदर आने का इशारा किया। पुराने सोफे पर बैठते ही राजन ने सीधा सवाल किया, बुआ जी, आपने गायत्री के साथ जो किया वह बर्दाश्त के लायक नहीं था। उनकी नजरें झुक गई। उन्होंने गायत्री की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, गलती हो गई थी। उस वक्त समस्याएं कुछ अलग थी। राजन ने बात काट दी, कभी किसी इंसान की कीमत लगाने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं बनते। आप उसे बेच दे। अब अगर आपने दोबारा कभी गायत्री की कोई भी ऐसी बात की उसके मर्जी के बिना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कभी मेरी पड़ोसन हुआ करती थी। बुआ जी की आंखों में नरमी आ गई। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। बेटी माफ कर दो, मैं माँ बनने के लायक नहीं थी। मैंने उनके झुके हाथों को नहीं छुआ, लेकिन ना ही कुछ कहा। सिर्फ इतना कहा, मैंने माफी दे दी, लेकिन भरोसा वापस नहीं आ सकता। राजन ने कहा, हम चलें? बुआ जी पीछे हट गई। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीर साफ देख सकती थी। अगले दिन मैंने अपना आधार कार्ड भी ठीक करवाया, नया मोबाइल नंबर लिया, पहली बार अपना बैंक अकाउंट खुलवाया। राजन ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक बार कहा, ये सब तुम्हारा हक है और तुम्हें लेने का पूरा अधिकार भी है। मैंने एक छोटे से कोर्स में एडमिशन लिया, कंप्यूटर की पढ़ाई की। धीरे धीरे खुद को राजन के कंपनी के काम करनी शुरू की। सुबह खुद चाय बनाती, शाम को किताबें पढ़ती। एक दिन नंद का फोन आया। हैरानी से पूछा, भाभी कहाँ हो? भाई तो कुछ बताते ही नहीं, तुम भी गायब हो गई हो। मैंने छोटा सा जवाब दिया, जो जिंदगी तुम लोगों ने दिया वह झूठी थी, अब सच में हूँ। फिर फोन बंद कर दिया। उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं थी।
मैंने सुखबीर को डिवोर्स दे दिया था। अब उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं था। अब ना ही मैं किसी से डरती थी। मैंने राजन को अपनी तरफ से प्रपोज किया। वो मारे खुशी के फूले नहीं समा रहा था। शादी के दिन करीब आ रहे थे। कोई हंगामा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई दावत नहीं। राजन ने कहा, तुम जो पहनोगी वही खूबसूरत लगेगा, तुम चाहे जो मर्जी पहनो। मैंने अपने कपड़े पहन लिए, सिर्फ माँ की निशानी की छोटी अंगूठी जो बरसों बाद एक पुराने संदूक से मिली थी। शादी की रस्में पूरी हुई और मैं अब राजन की दुल्हन बन गई थी। राजन बहुत खुश हुआ, मैं भी बहुत खुश थी। उस रात हम दोनों के बीच कुछ ना हुआ, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे, समझते रहे। इसी तरह कई दिन बीत गए, लेकिन राजन के अंदर ऐसा कोई बदलाव नहीं देखा। वह रोज अलग बातें करता था, वह हमेशा खुश रहता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या राजन मैं तुम्हें पसंद नहीं? उसने मुझे बड़ी आश्चर्य से देखा। तुम्हें क्या लगता है, मेरे लिए तुम भगवान हो, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे भगवान को उनके श्रद्धालु पसंद है या नहीं? राजन मुस्कुराया और कहा, मुझे इतनी बड़ी उपाधि नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मेरे दिल में भी तुम्हारी तरह दिल है और जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। बताओ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या नहीं करता? उस दिन मैंने राजन के गले से लगी और कई घंटे यूं ही उसके गले लगी रही। उसने मुझे हटाया भी नहीं। उस दिन पहली बार हमारी रातें रंगीन हुई और मोहब्बत के समंदर लहरें मारने लगी थी। हम दो जिस्म एक जान हो गए थे। राजन आज बहुत खुश था। वैसे राजन हमेशा ही खुश रहा करता था। मैं राजन के साथ उसके ऑफिस में काम करती थी। एक दिन ऑफिस में बैठी थी, तभी किसी अननोन नंबर से मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया था। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी नंद ने बात की। मैं उसकी आवाज़ पहचान गई थी। उसने कहा कि सुखबीर की तबीयत बहुत ख़राब है और वह तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। मैंने कहा कि मेरा सुखबीर से कोई संबंध नहीं, मुझे उसकी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऐसे आदमी का दोबारा कभी सामना नहीं कर सकती। अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। मैं उस बुरे सपने को कब का भुला चुकी हूँ। कृपा होगी दोबारा कभी मेरे मोबाइल पर फ़ोन ना करना। मुझे सुखबीर से कोई मतलब नहीं। मैंने फ़ोन काट दिया। आज मुझे सुबह से ही कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जब मैंने ये बात राजन को बताई तो राजन मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने चेक किया तो बताया, तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो। तुम्हारे पेट में एक नहीं, जुड़वा बच्चे हैं। उसके लिए तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। तुम्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है। ये सुनते ही राजन तो बहुत खुश हुआ और उसने डॉक्टर को बताए हुए सारे सावधानी पर काम किया। मुझे बेड से नीचे उतरने ना दिया और मैं पूरे 9 महीने के बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जो एक बेटी और एक बेटा था। बड़े ऑपरेशन से दोनों बच्चे हुए थे। इसके बाद मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए था। अब हमारी जिंदगी खुशहाल बीतने लगी थी।